कहानी का ये 5वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अधिराज चांदनी को मॉल लेकर आया और गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। चांदनी को भी मजबूरी में उसके पीछे जाना पड़ा। अधिराज मेल सेक्शन में आया और अपने लिए कपड़े देखने लगा और कुछ शर्ट निकालकर चांदनी के हाथ में रखते हुए बोला, होल्ड इट। और फिर और शर्ट देखने लगा। चांदनी ने मुंह बना लिया और मन में चिढ़ते हुए बोली, नवाब कहीं का, खुद के कपड़े नहीं पकड़ सकता, आलसी इंसान। अधिराज पूरी शौक में कभी इधर तो कभी उधर बेमतलब में घूम रहा था। चांदनी के तो पैर जवाब दे चुके थे, पर मजबूरी की मारी रेंगते हुए अधिराज के पीछे चल रही थी। ऊपर से अधिराज ने कुछ और शर्ट्स उसके हाथ में रख दी थी। यही सिलसिला काफी देर चला, लेकिन जब चांदनी के हाथों में शर्ट इतनी सारी हो गई कि वो सामने देखकर चल नहीं पा रही थी, तो वो चिल्ला पड़ी, सर, क्या आप इतनी शर्ट लेने वाले हैं? अधिराज रुक गया और बोला, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? चांदनी का मन तो किया सारी शर्ट अधिराज के ऊपर फेंक दे और उसके बाल खींचते हुए बोले, गधे, दिख नहीं रहा? मैं नन्ही सी जान अकेले कितनी शर्ट उठाऊंगी, वो भी हैंगर लगी हुई जो मुड़ तक नहीं रही। पर फिर चांदनी ये बस अपने मन में बोल सकती थी। अधिराज अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, क्या घूर क्या रही हो? चलो, मुझे और शर्ट देखनी है। चांदनी ने अपने दांत पीस लिए और धीरे से बोली, हाँ, यहाँ से खरीद के चौराहे पर जो बैठेगा 100 रुपए की 2 शर्ट ले लो, 100 रुपए की 2 शर्ट ले लो, पगलेट आदमी। लेकिन अधिराज उसकी बात सुन नहीं पाया, वरना उसी चौराहे पर ले जाकर चांदनी को शर्ट से बांधकर उल्टा टांग देता। अधिराज ने कुछ और शर्ट चांदनी के हाथ पर रखी तो चांदनी अब पकड़ नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा और बोला, तुम क्या ठीक से चल भी नहीं सकती? चांदनी वहीं पैर फोल्ड करके बैठ गई और बोली, नहीं चल सकती। आप ऊंट हो, आपको घंटों रेगिस्तान में चलने की आदत है, और वैसे भी ऊंट जैसे अपने गले में पानी स्टोर करता है, वैसे आप भी अपने पेट में खाना स्टोर करके आए हो। पर मैं ना ऊंट हूं ना बैल, जो घंटों बिना खाए पिए हल चलाती रहूं। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। अधिराज घूर कर चांदनी को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं? चांदनी बोली, और नहीं तो क्या, नौकरी आपकी बचा रही हो तो खाना भी तो आप ही ला कर दोगे। अधिराज की आंखें बड़ी हो गई। चांदनी अधिराज को देखकर बोली, आंखें मत निकालिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाना लेकर आइए। अधिराज नॉर्मल हुआ और बोला, नहीं लाऊंगा, और तुम शांति से कपड़े उठाओगी, और ये कपड़े जो तुमने नीचे गिराकर गंदे किए हैं ना, अब तुम ही इन्हें धोगी, वो भी अपने हाथों से। चांदनी चिढ़कर बोली, मैं आपको ना धो दूं? अधिराज चौंक कर बोला, क्या बोला तुमने? चांदनी बोली, देखिए सर, मुझे पता है आपके कानपुर में हड़ताल है। अभी मेरे पास आपको समझाने के लिए न मूड है, ना ही इतना दिमाग। तो पहले कुछ खाने के लिए ला कर दीजिए, उसके बाद बात करिएगा। अभी मेरा ना दिमाग काम कर रहा है, ना हाथ पैर। अगर आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं आपकी सारी शर्ट दांतों से फाड़ दूंगी। फिर पहले फटी शर्ट का बिल पे करना, फिर फटी शर्ट पहनकर घूमना। अधिराज चांदनी को हैरानी से देखते हुए बोला, तुम मेरे कपड़े फाड़ोगी? चांदनी वहीं शर्ट के ढेर के ऊपर लेट गई और बोली, मैं आपको फाड़ दूं? ये शर्ट क्या चीज है? बेचारा अधिराज आंखें फाड़ कर रह गया। चांदनी आगे बोली, पर अभी मेरा टारगेट खाना है, तो खाना लेकर आइए, वरना मेरा टारगेट ये शर्ट होंगी। और ये मत सोचना आप मुझसे इनका बिल पे करवा लोगे, क्योंकि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगी, मैं आपकी पीए कम नौकरानी ज्यादा हूँ। अब नौकर कोई गलती करता है तो जूते तो मालिक को ही खाने पड़ते हैं। अब आप सोच लो, आपका फायदा किसमें है? अधिराज हैरानी से चांदनी को देख रहा था। चांदनी सच में टेढ़ी खीर क्या इमरती थी। दूसरों को कैसे परेशान करना है, उसमें तो चांदनी का दिमाग अलग ही लेवल पर चलता है। अब बेचारा अधिराज क्या ही करता, चला गया चांदनी के लिए कुछ खाने को लेने। तब तक चांदनी पैर फैलाकर वहीं शर्ट के ऊपर लेट गई। सभी सेल्स गर्ल्स एंड बॉयज उसे ही देख रहे थे, पर जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर वो उठ गई तो क्या अधिराज उसको खाने को देगा? ना, बिल्कुल भी ना।
जब जान ही नहीं बची तो इज्जत का क्या वो अचार डालेंगी? सोचकर चांदनी बिना किसी शर्म के लेटी रही। कुछ ही देर में अधिराज चांदनी के लिए एक रोल लाया और उसको खाने के लिए देते हुए बोला, अभी चुपचाप उठो और ये तमाशा बंद करो। चांदनी जल्दी जल्दी वो रोल खाने लगी और बोली, ये क्या, एक रोल लेकर आए हो? जाओ दो तीन और लेकर आओ। अधिराज हैरानी से बोला, तुम इंसान हो कि जानवर, कितना खाओगी? चांदनी ने खाते हुए घूर कर अधिराज को देखा और बोली, जब आप अपने ड्रम में खाना स्टोर कर रहे थे तब मैंने कुछ कहा था क्या? अब मैं भूख लगने पर थोड़ा सा खा रही हूँ तो आपके ड्रम में डंडे पड़ रहे हैं। अधिराज नीचे झुका और चांदनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, जितना ठूसना है ठूस लो, लेकिन यहाँ से चलो, बस बहुत कर लिया तुमने तमाशा। चांदनी अधिराज से हाथ छुड़ाते हुए बोली, बोला ना मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है, मैं नहीं चल सकती, पहले मेरे लिए कुछ और खाने को लाओ। अधिराज खड़ा हुआ और बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। चांदनी मुंह बनाकर बोली, मैं वैसे भी नहीं मानूंगी, जाओ जो कर सकते हो कर लो। चांदनी ने बोल तो दिया था लेकिन उसको अंदाजा नहीं था अधिराज उसको गोद में ही उठा लेगा। अधिराज ने चांदनी को गोद में उठा लिया तो चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत खाना छोड़कर अधिराज से गुस्से में कहा, मुझे नीचे उतारिए। चांदनी की तेज आवाज सुनकर अधिराज चिढ़ में बोला, अगर एक बार आराम से बोलती तो जरूर उतार देता, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। बोला था ना आवाज नीचे रखना। चांदनी ने बेचारा सा मुंह बना लिया, फिर कुछ सोचकर भोली बनने का नाटक करते हुए आराम से बोली, सर प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, आपके कोमल हाथ दर्द करने लगेंगे। अधिराज आंखें भरते हुए बोला, तुम मेरी चिंता मत करो। चांदनी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, कहीं अधिराज फिर कुछ और ना करे, इसलिए मुंह बनाकर रह गई। लेकिन वहीं सामने से आ रहा एक इंसान चांदनी को देखकर शौक हो गया। वो चांदनी के पास तक आता तब तक अधिराज चांदनी को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। वो इंसान आया और लिफ्ट में जोर जोर से हाथ मारते हुए बोला, निक्की निक्की। लेकिन लिफ्ट तब तक नीचे जा चुकी थी। लिफ्ट में जाते ही चांदनी अधिराज की गोद से कूद पड़ी। बेचारा अधिराज लड़खड़ा गया और चांदनी को हैरानी से देखने लगा। चांदनी फिर अपने हाथों में पकड़ा रोल खाते हुए बोली, आंखें मत फाड़िए, कहीं लटक कर गिर गई तो आगे कुछ देखना मुश्किल पड़ जाएगा। अधिराज ने चांदनी का हाथ पकड़ा और उसको जस्ट अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा सामान चलाती हो? अगर मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा तुम्हारा? चांदनी 2 मिनट सोच में पड़ गई, फिर अपने ही मन में बोली, बेटा आज डर गई तो ये हमेशा तुझे डराएगा, हिम्मत से काम ले। सोचकर चांदनी एटीट्यूड से बोली, तो क्या, मेरी गाड़ी तो वैसे ही मजे में चल रही है, हाँ थोड़ा पेट्रोल खत्म हुआ है पर दूसरे पेट्रोल पंप से भरवा लूंगी। आप अपना सोचो, मेरी जैसी होनहार भी कम नौकरानी आपको दूसरी मिलेगी। अधिराज भी एटीट्यूड के साथ बोला, पैसे से एक नहीं 10 मिलेंगी। चांदनी बिना सोचे चाव चाव में बोल गई, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, आप 10 ही रख लो। अधिराज घूर कर चांदनी को देखने लगा, तब तक लिफ्ट भी पार्किंग में आ गई थी। अधिराज भी चिढ़कर बोल दिया, ठीक है जाओ। अब तो चांदनी के मुंह में निवाला अटक गया और वो खांसते हुए अधिराज को देखने लगी। इस बार चांदनी को खांसते देखकर अधिराज मुस्कुरा दिया और अपने कार की तरफ बढ़ गया। चांदनी ने बेचारा सा मुंह बना लिया और खुद के मन में बोली, यार क्यों बोलती है तू इतना, बात तो सही है, उसको तो कोई भी पीए मिल जाएगी, अपना सोचना था यार, तू अपने ज्यादा बोलने की वजह से ही फंसती है। हर टाइम एटीट्यूड दिखाना जरूरी है क्या? वैसे भी किसी महान विद्वान ने कहा है, डोगी भोंकते हैं और हाथी चलते हैं, तू भी उसको भोंकने दे और मस्त अपनी दिशा में चलना। पर अब क्या करूं, सामने से गई तो पक्का मुझे और सुनाएगा। कुछ सोच चांदनी, कुछ सोच, इतनी अच्छी जॉब, नंदू दिन भर तेरे साथ रहेगी, ये जॉब तू ऐसे तो नहीं जाने दे सकती है। चांदनी सोच रही थी कि वो लड़का भी भागते हुए आया और थक कर चांदनी के सामने लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, निकी। चांदनी अचानक से चौंक गई और उस लड़के को देखने लगी। वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, अच्छी हाइट,
अच्छी बॉडी, एक परफेक्ट लुक। पर चांदनी उस लड़की को जानती नहीं थी। ऊपर से ये निक्की, ये कौन थी? ये इंसान उसको निक्की नाम से क्यों बुला रहा है? कहीं उसके तो पीछे कोई नहीं खड़ा? सोचकर चांदी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के ने चांदी को दोनों बाजू से पकड़ लिया और बोला, निक्की, तुम कहाँ चली गई थी? आज इतने साल बाद तुम्हें देखकर बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। चांदी ने घूर कर उस लड़के को देखा और उसके हाथ झटकते हुए बोली, हेलो मिस्टर, दूर से बात करो। और निक्की कौन? हाँ, मेरा नाम चांदी है। ओके, शायद आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसको भूल गए हैं, तभी किसी को भी उसका नाम दे रहे हैं। वो लड़का थोड़ा शौक हो गया और बोला, निक्की, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? हम पूरे 2 साल रिलेशन में थे और 1 साल हम लिविंग में रहे हैं। फिर तुम अचानक गायब हो गई। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली, और आज 4 साल बाद तुम मुझे मिल रही हो तो पहचानने से इनकार कर रही हो। चांदनी को गुस्सा आ गया। वो उस इंसान को जानती नहीं, इसके साथ लिविंग में रहेंगी? मतलब कुछ भी सोच के चांदनी चिढ़ते हुए बोली, देखिए भाई साहब, बेकार में कोई भी बकवास मत करिए, मैं आपको नहीं जानती, अब हटाइए मेरे सामने से। उस लड़के मंजीत ने चांदनी का रास्ता रोक लिया और बोला, नहीं, मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। 4 साल पागलों की जैसे ढूंढा है तुम्हें। चांदनी गुस्से में बोली, तो क्या लड्डू बंटवाऊं? हटो मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। मंजीत ने फिर चांदनी को दोनों बाजू से पकड़ लिया और बोला, नहीं हटूंगा, और अब तुम मेरे साथ चंडीगढ़ वापस चलोगी। चांदनी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले अधिराज आया और उसने गुस्से में मंजीत का गला पकड़कर चांदनी से दूर किया और बोला, हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मंजीत हैरानी से अधिराज को देखने लगा और बोला, मिस्टर अधिराज। अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मंजीत ने उस समय चांदनी को देखने के आगे अधिराज पर ध्यान ही नहीं दिया, पर वो अब अधिराज को देखकर शौक हो गया था। अधिराज भी कुछ शौक था कि ये लड़का उसको कैसे जानता, लेकिन शौक से ज्यादा अधिराज गुस्से में था। वो तो ऐसे ही चांदनी को छोड़कर गाड़ी की तरफ चला गया था कि चांदनी अभी उसको मनाते हुए आएगी, लेकिन इतनी देर हो गई, चांदनी नहीं आई तो वो समझ गया चांदनी में एटीट्यूड कम थोड़ी ना है, वो कैसे आएगी? अभी अधिराज को उसके बारे में जानना है तो उसको ही अपना एटीट्यूड साइड करके चांदनी को ले जाना पड़ेगा। अधिराज तो चांदनी को लेने आया था, लेकिन मंजीत को चांदनी की बाजू पकड़े देखकर उसको गुस्सा आ गया। ऊपर से जितेन का गुस्सा उसके अंदर पहले से था। वो बस अभी चांदनी की वजह से शांत था, पर मंजीत की वजह से वो गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। अधिराज नहीं जानता था उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पर उसको गुस्सा आ रहा था तो आ रहा था। उसने मंजीत और चांदनी की कोई बात नहीं सुनी थी। हो सकता था मंजीत चांदनी का कोई रिलेटिव हो, पर गुस्से के आगे कुछ सोचता है क्या? वही हाल अधिराज का था। अधिराज ने गुस्से में मंजीत की गर्दन पकड़े हुए हवा में उठा लिया और उसको गुस्से में घूरते हुए बोला, पहली गलती उसको हाथ लगाया, दूसरी गलती उसको अकेला समझा। चांदनी अधिराज को देखने लगी। मंजीत दर्द से छटपटाने लगा और अपनी घुटी आवाज में बोला, अधिराज सर, आप गलत समझ रहे हैं। अधिराज ने गुस्से में मंजीत को वहीं पिलर से कस के लगा दिया और उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, गलती तो तूने की है, उसके करीब जाने की कोशिश करके। मंजीत के मुंह से खून निकल आया। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसने अभी बचना ज्यादा जरूरी समझा। वो अधिराज को बाद में समझा लेगा सोचकर मंजीत अटकते हुए दर्द में बोला, सर, मैं मंजीत साहनी, बलबीर साहनी का बेटा। अधिराज गुस्से में मंजीत को मारते हुए बोला, तुम किसी के भी बेटे हो? हिम्मत कैसे हुई चांदनी के साथ बदतमीजी करने की? चांदनी तो शौक में अधिराज को देख रही थी। ये इंसान जो उसका खून स्टोर खाकर पी जाए, वो उसके लिए स्टैंड ले रहा था। चांदनी तो ये देखकर शौक में थी, बाकी उसको मंजीत मार खाता दिख ही नहीं रहा था। पर अधिराज बहुत गुस्से में था। उसने मंजीत की कोई बात ध्यान से नहीं सुनी और उसको जमीन पर पटक कर उसको लातों से मारने लगा। मंजीत दर्द से चीखने लगा। एक तो गर्दन दबने से उसका हाल खराब हो गया था,
ऊपर से अधिराज उसको पागलों के जैसे मार रहा था। अधिराज के कानों में चांदनी की बातें गूंज रही थी। रास्ते का माल समझा है, जहां चाहो हाथ लगा दो। अधिराज जितेन का भी गुस्सा मंजीत पर निकाल रहा था। मंजीत की हालत बहुत खराब हो गई। उसके मुंह से अबर्द से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि एक गाड़ी वहां से गुजरी, जिसकी आवाज से चांदनी का ध्यान मंजीत पर गया। चांदनी की आंखें फैल गई। वो भागकर अधिराज के पास आई और उसको रोकते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये मर जाएगा। अधिराज गुस्से में बोला, तो मर जाए। चांदनी शौक हो गई और बोली, सर पागल हो गए हैं क्या? जेल जाना है क्या आपको? अधिराज चांदनी को घूर कर देखने लगा तो चांदनी अधिराज का हाथ पकड़कर मंजीत से दूर ले जाते हुए बोली, सर प्लीज यहाँ से चलिए, किसी ने देख लिया तो बेकार में न्यूज बन जाएगी। अधिराज ने सिर घुमाकर मंजीत को देखा, जो बदहाल हालत में अपनी अध खुली आंखों से चांदनी को देख रहा था। अधिराज के दिल में और आग लग गई, लेकिन चांदनी उसको पूरा जोर लगाकर खींचते हुए ले जा रही थी, तो वो उसके साथ चला गया। चांदनी मंजीत की नजरों से ओझल हुई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोला, निक्की तुम मुझसे नाराज हो इसलिए ये नाटक कर रही हो ना, पर मैं भी इस बार हार नहीं मानूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखो मैं अब क्या करता हूँ। चांदनी अधिराज को सर सर बोल रही थी, जिससे मंजीत समझ गया था चांदनी अधिराज के अंडर काम करती है और अब वो अधिराज के जरिए चांदनी तक पहुंच जाएगा। चांदनी अधिराज को लेकर आई और गाड़ी के पास खड़ा करके अपना फोन निकालने लगी। अधिराज घूर कर उसे देख रहा था। चांदनी ने अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल करके वहां आने को बोलने लगी, लेकिन अधिराज का गुस्सा और बढ़ गया और उसने चांदनी का फोन लेकर नीचे पटकते हुए कहा, तुम उसके लिए एम्बुलेंस बुला रही हो? चांदनी का हैरानी से मुंह खुल गया और वो गुस्से में अधिराज से बोली, लोग बुढ़ापे में सटियाते हैं, आप भरी जवानी में सटिया चुके हैं। फोन क्यों तोड़ा मेरा? अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, एम्बुलेंस को कॉल क्यों किया? चांदनी भी अधिराज को घूरते हुए बोली, एक तो आपने उसको पागलों की जैसे मारा, बेचारा ऐसे पड़ा रहा तो 1 घंटे जिंदा नहीं रह पाएगा। ऊपर से मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप मुझे गर्मी दिखा रहे हैं। अधिराज गुस्से में बोला, हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मर जाए, और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है उसकी तो बताओ तुम्हें भी उसके साथ भेज देता हूँ। चांदनी ने डर से अपने गाल पर हाथ रख लिए। वो अधिराज को मारते हुए देख चुकी थी। अधिराज का एक हाथ और वो जमीन चाटती घूमेगी। नहीं नहीं, वो मारा पीटी में अधिराज से पंगा नहीं ले सकती, इसलिए जल्दी से बोली, पर वो मर जाएगा, उसका कितना खून निकल रहा था। अधिराज बोला, तो मर जाने दो, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? चांदनी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, ओ हेलो, थोड़ा ना ठंड रखो, मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी ना घुसना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके लिए लड़का फाइट करेगा और फिर उस लड़की के पीछे में दुम हिलाते घूमूंगी। मेरे ऊपर ये बेकार से ट्रिक ट्राई भी ना करना, वरना कान के नीचे ऐसा रैप्ट लगा के दूंगी ना कि दोबारा किसी लड़की को पटाने के ख्याल भी आने पर डर लगेगा। अधिराज ने आंखें बड़ी कर ली और गाड़ी पर हाथ मारते हुए बोला, तुम मुझे मारोगी? चांदनी डर गई और अपनी बात जल्दी से ठीक करते हुए बोली, सर आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी, और वैसे भी वो लड़का किसी निक्की को ढूंढ रहा था। हो सकता है गलती से पहचानने में गलती हो गई हो उससे। इतनी सी बात पर इतना भी क्यों मारा आपने उसे कि बेचारे की जान पर आ गई? अगर उसको कुछ हुआ तो बुरा मुझे लगेगा, क्यों मेरी वजह से उसका ये हाल हुआ। चांदनी की बात सुनकर अधिराज कुछ नॉर्मल हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। चांदनी ने एक नजर अधिराज को देखा, फिर अपना सिर ना में हिलाकर अपना फोन नीचे से उठाया तो उसका फोन पूरा टूट चुका था। चांदनी ने मुंह बना लिया और अपना टूटा फोन लेकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर गाड़ी में शांति बनी रही। फिर अधिराज ने जब कंपनी जाने के लिए गाड़ी सिग्नल से टर्न की तो चांदनी बोल पड़ी, अरे सर सीधा चलिए ना। अधिराज ने गाड़ी साइड लगाई और बोला, क्यों, हमें तो कंपनी जाना है ना। चांदनी ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोली,
सर, अभी 8 बज रहे हैं। अब मैं कंपनी जाकर क्या घुनिया छीलूंगी या फिर अंडे दूंगी? अब जब आप मुझे बस की सुविधा दे रहे हो तो मुझे मेरी बिल्डिंग तक छोड़ दो। अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली, पर उसको अब अकेले चांदनी को छोड़ने का भी मन नहीं था, इसलिए बोला, पर तुम्हारा बैग कंपनी में है, उसको तो लेने जाना होगा ना? चांदनी बोली, सर, मेरे बैग में कोई कुबेर का खजाना नहीं रखा है, बस पानी की बोतल और चार्जर है। और फोन, उसका तो आपने सुहा कर दिया। अब घर तक ही छोड़ दीजिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, नंदू वेट कर रही होगी। अधिराज ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में अधिराज ने चांदनी की बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी तो चांदनी ने बाहर उतरते हुए कार में रखे अधिराज के फोन को उठा लिया। अधिराज ने ये चीज देख ली और शौक होते हुए बोला, अरे मेरा फोन! चांदनी बाहर आई और डोर बंद किया और घूमकर अधिराज के साइड आई और विंडो पर झुककर अधिराज का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में अपना टूटा हुआ फोन रखकर बोली, ये मेरा फोन जितनी शिद्दत से तोड़ा है उसको इतनी ही शिद्दत से जुड़वा कर दे दीजिएगा, और ये रहा आपका सिम। तब तक आपका फोन मैं यूज कर लूंगी। अधिराज ने चांदनी को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो? चांदनी बोली, नहीं, मेरा दिमाग अपनी जगह पर है। आपका हिला था इसलिए आपने मेरा फोन तोड़ा। अब तोड़ा आपने है तो छुड़वा के भी आप दोगे। अब आपके पागलपन की वजह से मैं अपने काम तो नहीं रोक सकती ना। मुझे आज डे केयर वाले का हिसाब क्लियर करना है। अब उसको पे करने के लिए कैश तो है नहीं मेरे पास, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए फोन लगता है तो आपका फोन ले जा रही हूँ। एक हाथ मेरा फोन देना और दूसरे हाथ से ले लेना, बोलकर चांदी बिना अधिराज के जवाब का वेट किए चली गई। अधिराज बस उसको देखता रह गया। क्या लड़की है ये, इसको ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं? दूसरी तरफ मंजीत की कंडीशन काफी खराब थी। उसके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। मिस्टर बलबीर सहानी भी चंडीगढ़ से आ गए थे। मंजीत बेहोशी में भी निक्की निक्की बोल रहा था। मंजीत के मुंह से निक्की नाम सुनकर मिस्टर सहानी हैरान हो गए और अपने असिस्टेंट से बोले, निक्की? मंजीत को निक्की की याद कैसे आई? मिस्टर बलबीर का असिस्टेंट बोला, सर पता नहीं, पर डॉक्टर्स ने बताया। मंजीत सर तब से बस निक्की निक्की ही बोल रहे हैं। मिस्टर मंजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने मन में बोले, ये निक्की मरने के बाद भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। मिस्टर सहानी फिर कुछ सोचकर बोले, पता चला किसने मंजीत की ऐसी हालत की? असिस्टेंट बोला, नहीं सर, उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे तो पता नहीं चला। मिस्टर सहानी ने आगे पूछा, एम्बुलेंस को किसने बुलाया? असिस्टेंट बोला, सर, एम्बुलेंस को 2 लोगों ने बुलाया। मिस्टर सहानी चौंक कर बोले, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। 2 लोग? असिस्टेंट बताने लगा, यस सर, 2 लोग। पहले किसी लड़की का कॉल गया पर वो पूरा एड्रेस बता नहीं पाई, लेकिन कुछ देर बाद किसी लड़के ने कॉल किया। मिस्टर सहानी ने पूछा, दोनों का नंबर निकलवाया? असिस्टेंट बोला, यस सर, पर? मिस्टर सहानी बोले, पर क्या? असिस्टेंट ने बताया, सर, उस लड़की का तो नंबर है, पर उस लड़के का नंबर प्राइवेट नंबर है तो नंबर नहीं मिला। मिस्टर सहानी थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर बोले, उस लड़की के नंबर से उसका एड्रेस निकलवाओ, मैं उसको पर्सनली जाकर थैंक यू बोलूंगा। शायद वो उस लड़के को जानती हो जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया। असिस्टेंट ने कहा, ओके सर। देर रात चांदनी आराम से नंदू के साथ सो रही थी कि उसको अपने कान में कुछ चलता सा महसूस हुआ। चांदनी ने नींद में अपने कान में कुछ आया और फिर से सो गई, लेकिन फिर उसको कान में खुजली हुई तो उसने कुनमुना के करवट ली तो उसको कोई बड़ा हाथ अपने पास महसूस हुआ। चांदनी ने झट से अपनी आंखें खोल ली, लेकिन उसकी आंखें खोलने की देर थी कि शौक में वो चीख पड़ी। उसके सामने जमीन पर अधिराज लेटा था। अधिराज ने जल्दी से चांदनी के मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, चुप, नंदू उठ जाएगी। चांदनी शांत हुई और अधिराज के हाथ पर मारते हुए उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, आप अंदर कैसे आए? वो भी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अधिराज मुस्कुरा दिया और कुछ बोल नहीं जा रहा था
कि चांदनी के डोर पर नॉक हुआ। नीलेश, जो गर्मी की वजह से बाहर सोता था, वो चांदनी की चीख सुनकर उठ गया था। नीलेश डोर पर मारते हुए बोला, चांदनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नीलेश की आवाज सुनकर अधिराज की आईब्रो तन गई, लेकिन चांदनी घबरा गई और जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। अब तो अधिराज के दिल में आग लग गई। ये क्या? मोहल्ले का देसी प्रेम चल रहा था, वो भी उसकी वाइफ के साथ। अधिराज फिर गुस्से में कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन उससे पहले नीलेश बोला, चांदनी, तुम डोर ओपन करो, एक बार मुझे देखने दो। तुम्हारी आवाज से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तो दिल क्या, अधिराज के पूरे तन बदन में आग लग गई। दोनों के बीच इतना प्रेम था कि वो चांदनी की आवाज से पहचान सकता था वो प्रॉब्लम में है। अधिराज अब अपनी वाइफ के साथ तो ऐसा कोई भी प्रेम हो या कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उठा और नीलेश को सबक सिखाने के लिए डोर की तरफ बढ़ने लगा, तो चांदनी की आंखें फैल गई। वो भी उठी और भागकर अधिराज के आगे आकर खड़ी हो गई और उसको रोकते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अधिराज गुस्से में बोला, उसको बताने। तुम कैसी हो? चांदनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, अब पगला गए हैं क्या? बिल्डिंग के और लोग भी बाहर सोते हैं। किसी ने आपको देख लिया तो मुझे इस बिल्डिंग से निकाल देंगे। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। अब आप मेरी और प्रॉब्लम ना बढ़ाइए। जैसे आए थे वैसे चले जाइए प्लीज। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई और वो चिढ़ते हुए बोली, क्यों? मैं यहाँ क्या पंजीरी बांटने वाली हूँ जो आप यहाँ पंजीरी फाँकने के लिए रुकेंगे? अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, आज मैं तुम्हें पंजीरी बनाकर फाँक जाऊंगा। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। चांदनी ने मुंह बना लिया, पर वो कुछ बोलती उससे पहले नीलेश डोर पर नॉक करते हुए बोला, चांदनी प्लीज डोर ओपन करो, तुम ठीक नहीं हो। अधिराज ने गुस्से में डोर की तरफ देखा और बोला, इसको मैं आज ठीक कर देता हूँ। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अधिराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिराज ने चांदनी को साइड कर दिया और जल्दी से डोर ओपन किया। तो नीलेश बोला, चांदनी, पर वो अपने सामने अधिराज को देखकर शौक हो गया। अधिराज गुस्से में नीलेश को देख रहा था कि नीलेश शौक में बोला, तुम चांदनी के रूम में क्या कर रहे हो? अधिराज ने चिढ़कर कहा, हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुमको कोई दिक्कत? नीलेश एकदम से शांत पड़ गया। चांदनी भी हैरानी से अधिराज को देख रही थी। उसका दिमाग तो ये सोचकर सुन पड़ गया था कि वो अधिराज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। नो, नो वे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके बीच क्वालिटी टाइम नहीं, फाइट टाइम हो सकता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के बाल नोच सके। नीलेश ने नजरें घुमाकर चांदनी की तरफ देखा तो अधिराज और चिढ़ गया और उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। नीलेश को बहुत जोर से दिल पर लगी। चांदनी एक हफ्ते से घर पर ही थी और पहले जैसी ही थी। नीलेश आता था तो चिढ़ के ही सही, पर चांदनी उससे बात कर लेती थी। नीलेश को चांदनी के बिहेवियर से यह लगने लगा था कि उस दिन चांदनी ने बॉयफ्रेंड वाली बात ऐसे ही बोल दी होगी। लेकिन अभी अधिराज को उसके रूम में देखकर नीलेश का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो ये सोचकर और हर्ट हो रहा था कि अधिराज और चांदनी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अब वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि अधिराज चांदनी का बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इतनी रात को कोई भी लड़की किसी अनजान को अपने रूम में घुसने तो नहीं देगी ना। और अगर अधिराज जबरदस्ती घुसा भी है तो चांदनी कुछ तो बोलती, पर चांदनी शांत थी। सोचकर नीलेश का दिल एक बार फिर टूट कर बिखर गया। वहीं अंदर चांदनी का दिल तो नहीं टूटा था, लेकिन उसका दिमाग जरूर टूट गया था अधिराज की बात सुनकर, और वो अभी भी शौक में अधिराज को देख रही थी। अधिराज ने चांदनी को घूरकर देखते हुए कहा, बुरा लग रहा है? तुम्हारे पड़ोसी के मुंह पर डोर बंद कर दिया तो? चांदनी अपने सेंस में आई और अधिराज को गुस्से में देखते हुए बोली, आपके पास दिमाग है कि सब घर पर सुला कर आए हैं? आपने डोर क्यों ओपन किया? और किया तो क्या, ऊपर से बकवास क्यों की? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? अधिराज ने गुस्से में अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला,
अच्छा, तुमको बड़ी चिंता है उसके सोचने की। जब तुमने मुझे उसके सामने अपना बॉयफ्रेंड बोला था, तब तो नहीं सोचा था वो क्या सोचेगा। आज बड़ा ख्याल आ रहा है। चांदनी गुस्से में बोली। हाँ, पर उस दिन दिन था और आज रात है। ऊपर से क्वालिटी टाइम। कौन सा क्वालिटी टाइम? आपने क्या कसम खाई हुई है मेरी नाक में लाल मिर्ची करके रखेंगे? अधिराज बोला। हाँ, मैंने कसम खाई है और वो तुम्हारा पड़ोसी हमारे बीच में आया, समझी? चांदनी हैरानी से बोली। वो बीच में आया? हम दोनों साथ ही कब आए जो वो बीच में आएगा? साथ छोड़, आप मेरे रूम में कैसे आए और क्यों आए, पहले तो ये बताइए। अधिराज चांदनी के पास आया और बोला। तुमने मुझे आने पर मजबूर किया। चांदनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। मैंने? अधिराज बोला। हाँ, तुमने। तुमने मेरा फोन चोरी किया। चांदनी की आंखें उल्लू जैसी बड़ी हो गई और वो बोली। चोरी? कुछ तो शर्म करो। बाकायदा बाइज्जत आपके सामने से फोन उठाया और आपको उसका सिम भी निकाल कर दिया। अधिराज बोला। हाँ तो तुम हुई ना उठाईगिरी वाली? चांदनी शौक में बोली। क्या? अधिराज कमरे में देखने लगा। आज कमरे में दो चेयर भी रखी हुई थी। वो चेयर देखते हुए बोला। मुंह बंद करो, तुम्हारे मुंह खोलने से सच बदल नहीं जाएगा। चांदनी ने गुस्से में अपना मुंह बंद कर लिया और अपने पेड़ों के पास से अधिराज का फोन उठाया और उससे अपना सिम निकाल कर फोन अधिराज के हाथ में रखते हुए बोली। खा लीजिए अपना फोन, नहीं तो समाधि बना लीजिए, पर निकलिए मेरे घर से। अधिराज वहीं चेयर पर बैठ गया और बोला। नहीं जाऊंगा। जाओ, जो कर सकती हो कर लो। चांदनी ने अपने बाल नोच लिए और बोली। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? दे दिया नहीं मैंने आपका फोन, अब जाइए। अधिराज बोला। नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाने को बना कर दो। चांदनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। आप पूरे सटिया चुके हैं और रात के 2 बजे मैं आपको खाना बना कर दूं? अधिराज मुस्कुराकर बोला। हाँ, मटर पनीर और लच्छा पराठा चलेगा मुझे। चलो जल्दी से बना कर दो। चांदनी आंखें फैलाई बोली। सर, किस कंपनी का नशा करते हैं? अधिराज चांदनी को घूरने लगा। चांदनी ने चिढ़कर अधिराज का हाथ पकड़ा और उसको उठाने की कोशिश करते हुए बोली। सर देखिए, आप यहाँ से जाइए। वैसे ही मेरे लिए मुसीबत बढ़ा चुके हैं, अब और मत बढ़ाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। लेकिन अधिराज के आगे चांदनी कुछ थी क्या? उसके हिलाने से अधिराज की पूरी बॉडी ठीक से ना हिले, उसको खड़ा कर पाना तो बहुत दूर की बात थी। चांदनी पूरा जोर लगाकर अधिराज को उठाने की कोशिश कर रही थी कि अधिराज ने चांदनी का हाथ पकड़कर खींच लिया। चांदनी अधिराज के ऊपर आकर गिर पड़ी और उसका सिर अधिराज के सिर से टकरा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। अधिराज का तो वैसे ही चांदनी को छेड़ने में अब मजा आने लगा था, तो वो उसको छेड़ते हुए बोला। ऐसे मत चिल्लाओ, तुम्हारा पड़ोसी फिर से आ जाएगा और वो कुछ गलत ना समझ ले। चांदनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से अधिराज को घूरने लगी। चांदनी अधिराज के ऊपर झुकी थी और अधिराज ने उसको कमर से पकड़ा था कि चांदनी का ध्यान अधिराज के हाथों पर गया तो वो जल्दी से सीधी होकर खड़ी हो गई और अधिराज को गुस्से में देखते हुए बोली। कितने बदतमीज हैं आप, आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। अधिराज ने अपनी आईब्रो उठा ली और बोला। तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, उसको देखकर ही समझ आता है उसकी सोच कितनी होगी, इसलिए बोला। चांदनी चिढ़ते हुए बोली। आपसे तो अच्छी सोच है उसकी, छिछोरे नहीं तो देर रात किसी लड़की के रूम में घुसने वाले लोफर। अधिराज उसे घूर कर बोला। मैं लोफर हूँ? चांदनी गुस्से में बोली। हाँ, आप लोफर, लुच्चे, लफंग ये सब कुछ हो और अब आप निकलो बाहर, वरना। अधिराज बोला। वरना? वरना क्या चिल्लाओगी? चिल्लाओ, पर जब सब आएंगे तो क्या बोलोगी? तुमने तो पहले ही अपने पड़ोसी से बोल के रखा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यहाँ हूँ तो तुमने ही मुझे अपने रूम में बुलाया होगा, तो सोच लो फिर चिल्लाओ। चांदनी हैरानी से मुंह खोली बोली। आप कितने बड़े मलिक का? चांदनी आगे बोलती उससे पहले अधिराज उसको रोकते हुए बोला। आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि अगर मैं बाहर गया तो बाकी लोग भी मुझे देख लेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? चांदनी शांत पड़ गई, फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली।
आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? अधिराज बोला। लगता है भरी जवानी में भूलने की बीमारी हो गई है। चांदी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। अधिराज उसको देखकर बोला, अभी तो बताया था मटर पनीर और लच्छा पराठा। इतनी जल्दी भूलोगी तो तुम्हें महंगा पड़ सकता है। चांदी ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, मेरे घर में गाय भैंस नहीं पली रहती है जो दूध और पनीर का स्टॉक बना रहेगा। अधिराज ने आंखें छोटी कर ली और बोला, तो पालो, अब तुम मेरे पिए हो, मुझे जो चीजें पसंद है उसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। चांदनी बोली, हाँ बस सुबह होने दीजिए और आप अपनी कंपनी में मिलिए मुझे, फिर आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अधिराज अच्छे से समझ रहा था। चांदनी उसको खुली धमकी दे रही थी। अधिराज भी कम नहीं था, इसलिए चांदनी को परेशान करते हुए बोला, कंपनी क्यों? अभी मेरा ख्याल रखो। पनीर नहीं है कोई बात नहीं, तो दम आलू जीरा राइस और मिस्सी रोटी बनाकर लाओ। चांदनी की आंखें फिर बड़ी हो गई। कितना बेशर्म आदमी था। इतनी बेइज्जती के बाद भी इसको खाना खाना है। भुक्कड़ मोटा सान जन्मों का भूखा हाथी, बुलडोजर नहीं तो। चांदनी अधिराज को कोस रही थी कि अधिराज खड़ा हुआ और बोला, तुम मुझे खाना बनाकर नहीं दे रही हो तो मैं तो चला जाता हूँ। बोलकर अधिराज डोर की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से भागकर अधिराज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, बना रही हूं ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा। बोलकर चांदनी अधिराज का हाथ पकड़कर फिर से चेयर के पास ले आई और उसको बिठाकर बोली, आप बैठिए, मैं लाती हूँ खाना बनाकर। ये बोलकर चांदनी सामने ही छोटे से बने किचन में चली गई। अधिराज मुस्कुरा दिया और चांदनी को देखने लगा। वो जानता था चांदनी ने उसको बस इसीलिए रोका क्योंकि बाहर और भी लोग सो रहे थे। अगर किसी ने उसको देखा तो चांदनी के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चांदनी गुस्से में खाना बना रही थी और अधिराज उसको देख रहा था। अधिराज की नजरें चांदनी पर टिक गई थी। चांदनी का मुंह फिर गुस्से में लाल हो रखा था। ऊपर से कुछ गर्मी का और गैस के पास खड़े होने का साइड इफेक्ट्स भी था। पर चांदनी बड़ी क्यूट लग रही थी और अधिराज बस उसको निहार रहा था। आज पहली बार वो रियल में चांदनी को इतने ध्यान से देख रहा था, वरना तो वो अपने ख्यालों में ही चांदनी को देखता था। चांदनी गुस्से में खाना बनाकर लाई, पर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अधिराज उसकी जगह पर नंदू के बगल में आराम से सो रहा था। चांदनी के तन बदन में मानो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई हो। रात के 2-2:30 बजे वो भी नींद से उठाकर अधिराज ने उससे खाना बनवाया और अब खुद पैर फैलाकर सो रहा है, वो भी उसकी बहन के साथ। आज वो अधिराज का मर्डर कर देगी। चांदनी गुस्से में पैर पटकते हुए आई और अधिराज के बैग पर जोर से लात जमा के दी। अधिराज चौंक कर साथ में चीखते हुए उठ गया कि चांदनी नीचे बैठी और राइस मुट्ठी में भरकर अधिराज के बाल पीछे से पकड़े और उसके मुंह में राइस जबरदस्ती घुसाते हुए बोली, मोटे भालू अब खा, बहुत भूख लगी थी ना तुझे। ठूस बोड़म बुद्धि, खा खा के हाथी हो गया है, खा के गोदाम बन जा। चांदनी अधिराज को जबरदस्ती खाना मुंह में खिला रही थी और अधिराज आंखें फाड़े बस उसे देख रहा था कि अचानक फोन में मैसेज आया। चांदनी अपने सेंस में आई और इधर उधर देखने लगी। वो अभी तक अपनी ही जगह खड़ी अधिराज को घूर रही थी। ये बस उसका एक ख्वाब था कि वो अधिराज को लातों से पीट रही है और उसे पीट पीट कर खाना खिला रही है। पर यह ख्वाब बेचारी का बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। वो अधिराज को लातों से मारेगी तो क्या अधिराज उसको ऐसे ही छोड़ देगा? कभी नहीं। अधिराज उसको पंखे से उल्टा लटकाकर पंखा चालू कर देगा। लेकिन फोन की आवाज से चांदी ने चेयर की तरफ देखा तो उसमें एक न्यू फोन रखा था। चांदी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और प्लेट साइड में रखकर फोन उठाकर देखा तो उसमें उसकी और नंदू की फोटो लगी थी जो उसके पहले वाले फोन में लगी थी। चांदनी ने जल्दी से फोन ऑन किया तो उसमें चांदनी के ही कुछ मैसेज थे। चांदनी समझ गई उस फोन में उसका सिम पड़ा है। लेकिन ये फोन। चांदनी ने फिर अधिराज की तरफ देखा जो आराम से नंदू के ऊपर हाथ रखकर सो रहा था। चांदनी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपने मन में बोली, तो क्या ये मेरा फोन तोड़ने के बदले मुझे न्यू फोन देने आया था? पहले तो चांदनी को कुछ ठीक लगा और वो फोन को देखकर खुश हो गई। लेकिन जैसे उसको ख्याल आया अधिराज ने उससे इतनी रात को खाना बनवाया
तो उसका गुस्सा फिर बढ़ गया, पर वो अधिराज को अपने रूम में सोने भी नहीं दे सकती थी। सुबह के 3:30 हो गए थे। बिल्डिंग में सभी 5 बजे उठकर अपने काम करने लगते हैं। अगर किसी ने सुबह अधिराज को उसके रूम से निकलते देख लिया तो उसको बिल्डिंग से उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर वो कहाँ जाएगी? जोश में बोलती ना, कहीं भी चली जाएगी अलग बात थी, पर एक 4 साल की बच्ची के साथ अकेले बिना घर के रहना बहुत मुश्किल था। ऊपर से लोगों को ये दिक्कत थी कि नंदू उसकी बहन है। बहुत सारे लोग तो उससे यहाँ तक बोल देते थे कि तूने ही कहीं मुंह काला किया होगा और अब अपनी बच्ची को बहन बनाकर पाल रही है ताकि समाज उंगली ना उठाए। इसलिए चांदनी ज्यादातर लोगों से चिड़ी रहती थी और ज्यादातर गुस्से में ही रहती थी। किसी भी लड़के से दोस्ती तक करने में उसको गुस्सा आता था क्योंकि सबकी नजरें एक ही रहती थी। और दोस्ती के बाद वही सवाल, हम दोस्त हैं तो तुम मुझे बता सकती हो नंदू तुम्हारी ही बेटी है ना, तुम्हारा डिवोर्स हो गया है क्या? और फिर कुछ लड़के दोस्ती को अलग ही एंगल से लेते हैं और शादी के लिए प्रपोज भी अलग ही टाइप से करते हैं। मैं नंदू की जिम्मेदारी उठा लूंगा, पर हम नंदू को हॉस्टल में डाल देंगे। जिससे चांदनी लड़कों से तो चिढ़ती ही थी और लड़कियां उसको ज्यादा दोस्त इसलिए नहीं बनाती थी क्योंकि उनको भी कुछ ऐसा ही लगता था कि चांदनी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है और नंदू उसकी बेटी है, या फिर उसके कैरेक्टर की वजह से उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया होगा और चांदनी दूसरे लड़कों पर लाइन मार सके इसलिए अपनी बेटी को बहन बोलती है। चांदनी देखने में अच्छी थी तो सबको लगता था कहीं चांदनी उनसे उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ना छीन ले। उनकी नजरों में चांदनी का कैरेक्टर ही कुछ अलग था, इसलिए चांदनी भी अपने से मतलब रखना पसंद करती थी। नंदू उसकी बहन थी और उसकी जिम्मेदारी भी। वो समाज की छोटी सोच की वजह से नन्ही सी जान का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती थी। चांदनी ने समय देखा और अपने गुस्से को शांत करके अधिराज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, हेलो सर, उठिए। पर अधिराज बहुत गहरी नींद में था तो उठा नहीं और नंदू को हक करते हुए उसको पीलो समझकर उसके ऊपर अपना पैर रखकर फिर आराम से सो गया। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से में अधिराज का पैर नंदू के ऊपर से हटाते हुए बोली, बुलडोजर मेरी बहन को दबाकर मारना चाहता है? पर आज अधिराज घोड़े बेच कर सो रहा था, या फिर ये भी बोल सकते हैं अधिराज ऐसे ही सोता था बेहोश होकर। चांदनी तो बस नंदू के ऊपर से अधिराज का पैर उठाकर साइड रखने से ही थक गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा पहाड़ उठाकर आई हो। लेकिन फिर भी अधिराज को पैर फैलाकर सोता देखकर चांदनी की आंखें छोटी हो गई और वो चिढ़ते हुए बोली, पक्का ये कुंभकर्ण का नाती है। फिर चांदनी के दिमाग में तूफानी आइडिया आया और वो शरारती अंदाज में खुद के मन में बोली, ये तो बेहोश होकर सो रहा है, मैं क्या इसको पीटने का ख्वाब पूरा कर लूं? चांदनी की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से खड़ी हुई और जो उसने अपनी खुली आंखों से सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए बस अधिराज को मारने के लिए पैर उठाया ही था कि उसको लगा, नहीं यार, अगर अधिराज उठ गया तो आज अभी इसी वक्त वो अपना एक पैर खो देगी। चांदनी फिर सोच में पड़ गई, मन की सुने जो अधिराज को मारने के लिए तड़प रहा था, या फिर दिमाग की सुने जो अपना पैर खोने से डर रहा था। पर एक चांस लेने में क्या जाता है? अगर अधिराज उठ गया तो वो बोल देगी नींद में उसको अधिराज दिखा नहीं। सोचकर चांदनी ने पहले अधिराज के धीरे से किक मारी, पर अधिराज तो सोने में धुत था। अधिराज हिला भी नहीं तो चांदनी ने अधिराज के बैग को फुटबॉल समझकर इतनी जोर से किक मारी कि अधिराज चीखते हुए उठकर बैठ गया। अब अधिराज को देखकर चांदनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और पैर से किक मारते हुए आगे बढ़ने लगी और नाटक करते हुए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। अधिराज अपने बैग को सहलाते हुए चांदनी को गुस्से में देख रहा था। अधिराज अच्छे से जानता था चांदनी नाटक कर रही है। अब चांदनी ने उसके बैग का फुटबॉल बनाया तो वो ऐसे तो उसको जाने नहीं देगा। अधिराज उठा और चांदनी के पास आकर उसको घूरते हुए बोला, तो तुम नींद में चल रही हो? चांदनी कुछ नहीं बोली, बोलती तो पकड़ी जाती। अधिराज ने चांदनी को पकड़ा और घुमाकर विंडो के साइड कर दिया और बोला, अब चलो।
चांदनी अब क्या करती? बेचारी नाटक कर रही थी तो चलना पड़ा उसे। वो मन में राम 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 कहते हुए विंडो की तरफ बढ़ रही थी। वो आगे जाएगी तो विंडो से उसका आम टपका हो जाएगा। चांदनी डरी हुई थी, बेचारी कहाँ फंस गई थी। उसको अपने दिमाग की सुननी चाहिए थी। चांदनी चलते हुए विंडो के पास पहुंच गई थी। बस उसका नीचे गिरना बाकी था। चांदनी को अब अपने हाथ पैर टूटे हुए और हॉस्पिटल का बेड नजर आ रहा था कि चांदनी ने सोचा वो नीचे गिरी तो भी उसके हाथ पैर टूटेंगे और नाटक बंद किया तो अधिराज उसको तोड़ देगा। नीचे गिरने से अच्छा था तो वो अधिराज के हाथों से पिट ले। अधिराज मारेगा तो उसके पास घर के इतने हथियार हैं अपना बचाव करने के लिए, लेकिन नीचे उसका आम टपका हुआ तो सिर की दरारें खुलने की पूरी पूरी संभावना है। अधिराज हाथ बांधे खड़ा चांदनी को ही देख रहा था कि अब वो क्या करेगी कि चांदनी ने अपनी आंखें खोली और वो अधिराज की तरफ पलटने ही वाली थी कि उसको विंडो पर छिपकली दिखी। बेचारी चांदनी की डर से सांसें मुंह को आ गई। छिपकली जस्ट उसके सामने थी। चांदनी जोरों से चीख पड़ी और उल्टे पैर पीछे को भागी तो पीछे अधिराज के पैर उसने कुचल दिए तो अधिराज दर्द से चीख पड़ा कि तभी नंदू इतना शोर सुनकर नींद में रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे का मुंह तुरंत बंद कर दिया और नंदू को देखने लगे तो नंदू शांति पाकर खुद ही सो गई। चांदनी ने नंदू को शांत देखा तो अपना हाथ अधिराज के मुंह से हटा लिया, लेकिन अधिराज चांदनी की बड़ी बड़ी आंखों को देख रहा था तो उसका ध्यान ही कहीं और था। अधिराज ने चांदनी के मुंह से हाथ नहीं हटाया तो चांदनी ने उसके पैर पर फिर से पैर मारा। अधिराज ने फिर एक बार चीखते हुए अपना पैर पकड़ लिया तो चांदनी उसका मुंह बंद करते हुए बोली, चुप, नंदू उठ जाएगी। अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा और उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और सीधा नीचे झुककर चांदनी का पैर पकड़ा और उसको उल्टा हवा में लटका दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चांदनी कुछ समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या घटना घटी। होश तो उसको तब आया जब वो हवा में उल्टा झूला झूल रही थी। चांदनी तुरंत चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हैं? मेरा सिर घूम रहा है, सीधा करिए मुझे। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, श्श, नंदू उठ जाएगी। चांदनी ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली और बोली, सर प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अधिराज चिढ़ते हुए बोला, ये तुम्हें मुझे लात से मारने से पहले सोचना चाहिए था। चांदनी को अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चांदनी फिर अधिराज से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। अधिराज ने चांदनी को देखा और बोला, ये रोने धोने का नाटक ना तुम मेरे सामने मत करो। मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ तुम कितनी टेढ़ी कीर हो। अधिराज बोल रहा था पर अब चांदनी बोलने लायक भी नहीं बची थी। उसको दर्द में बेहोशी सी होने लगी। अधिराज चांदनी को देखकर बोला, नाटक अच्छा कर लेती हो पर मेरे सामने तुम्हारा अब कोई नाटक नहीं चलेगा। लेकिन अब चांदनी की हालत बद से बदतर हो गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। अधिराज शौक हो गया। उसने जल्दी से चांदनी को सीधा खड़ा किया तो चांदनी बेहोश होकर गिरने लगी। अधिराज ने चांदनी को अपनी बाहों में संभाल लिया और उसका गाल थपथपाते हुए बोला, चांदनी क्या हुआ तुम्हें? पर चांदनी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। चांदनी होश में ही नहीं आ रही थी तो अधिराज घबरा गया और तुरंत चांदनी को गोद में उठाकर जाने लगा तो उसका ध्यान नंदू पर गया। वो नंदू को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अधिराज ने चांदनी को पहले वहीं लिटाया और नंदू को उठाने लगा, लेकिन नंदू नींद में थी। अधिराज ने पहले नंदू को गोद में उठाया और रूम से बाहर आकर अपनी कार की तरफ भागा तो नीलेश, जो अभी तक अपना टूटा दिल लेकर अंधेरे में अपने गम को कम करने के लिए कोई रास्ता खोज रहा था, उसने अधिराज को भागते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नीलेश तुरंत चांदनी के रूम के पास आया तो चांदनी के रूम का डोर ओपन था। नीलेश अंदर झांक कर देखने लगा तो चांदनी जमीन पर लेटी थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। नीलेश डर गया और अंदर आया और चांदनी को उठाते हुए बोला, चांदनी क्या हुआ तुम्हें? कि तभी अधिराज नंदू को कार में लेटाकर वापस आया।
नीलेश ने अधिराज को देखा तो गुस्से में खड़ा हुआ और अधिराज को धक्का देते हुए बोला, क्या किया तुमने चांदनी के साथ? अधिराज घूर कर नीलेश को देखने लगा। अगर अभी उसके लिए चांदनी जरूरी नहीं होती तो वो नीलेश को अच्छे से बताता। उसको उंगली तक छुआने वाले के साथ वो क्या करता है? अधिराज ने नीलेश को इग्नोर किया और साइड से निकलकर चांदनी के पास आया और उसको गोद में उठा लिया कि नीलेश सामने आ गया और गुस्से में अधिराज को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें चांदनी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अधिराज भी अब गुस्से में बोला, तुम मुझे रोकोगे? नीलेश पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ। अधिराज नीलेश के पास आया और उसकी आंखों में अपनी लाल पड़ी आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतना दम है कि मुझे मेरी वाइफ को ले जाने से रोक सको? नीलेश अधिराज की आंखों में खून देखकर डर गया और साथ में उसको थोड़ा शौक भी लगा। चांदनी अधिराज की वाइफ, लेकिन नीलेश के मुंह से अब आवाज नहीं निकली। अधिराज नीलेश के मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत नीलेश के साइड से निकलकर आगे बढ़ गया। नीलेश बस आंखों में नमी और चांदनी के लिए दिल में प्यार का दर्द लिए अधिराज को देखता रह गया और अधिराज ने चांदनी को गाड़ी में लिटाया और फुल स्पीड के साथ गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। आगे क्या होगा? आखिर चांदनी को हुआ क्या है? मंजीत कौन है और ये चांदनी को निक्की क्यों कह रहा था? आखिर चांदनी है कौन? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।